हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष। और जैसा अभी मॉर्निंग टाइम पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार रिमाइंड कराऊं और वहां से मैं कनेक्ट करते हुए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ूंगा। सबसे पहले देखिए, संविधान क्यों है, संविधान कैसे बना, संविधान की क्या आवश्यकता है, संविधान की क्या प्रासंगिकता है, जिसका जवाब अभी भी मैं नहीं दिया हूँ, आपको वेट करना पड़ेगा। जब पॉलिटी का आखिरी क्लास होगा उस दिन मैं इसकी प्रासंगिकता की बात जरूर करूँगा। हो सकता है आप भूल जाएं, मैं नहीं बोलूँगा। दूसरी बात क्या था, मूल अधिकार जो आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो 6 कैसे दिए हैं। साथ साथ उसी में मैं रिट का भी जिक्र किया था, रिट के प्रकार के बारे में बताया था। तीसरी, चुनाव प्रक्रिया, चुनाव कौन कराता है, चुनाव कैसे होता है, सारे चीज़ बहुत डिटेल से आप पढ़े हो। अगली जो चैप्टर थी, 4th चैप्टर, उसका नाम है कार्यपालिका। कार्यपालिका में मैं 2 टाइप भी बताया इसका, अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। साथ साथ आप देखे होंगे कार्यपालिका कैसे संसद को प्रभावित करता है, या कार्यपालिका कैसे नए कानून निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होता है, साथ साथ संविधान संशोधन की प्रक्रिया में शामिल हो रहा होता है। 5वीं चैप्टर है आपका विधायिका। तो विधायिका में आप देखेंगे जनरली प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना था। साथ साथ हम देखें कि अन्य जो बॉडीज हैं, जैसे गवर्नर हो गए राज्य स्तर पे, मुख्यमंत्री हो गए। हालांकि मुख्यमंत्री के बारे में एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है, फिर भी जब भी इसका टॉपिक आएगा मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा, और अगर नहीं भी आएगा तो भी मैं आपसे बात जरूर करूँगा। लास्ट जो टॉपिक पढ़ रहे थे अभी तक, 6ठा चैप्टर, उसका नाम है न्यायपालिका। और न्यायपालिका में अब तक जो हम पढ़े हैं कि न्यायपालिका क्यों बना हुआ है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होता है, साथ साथ न्यायपालिका की स्ट्रक्चर क्या होता है। उसी स्ट्रक्चर के संदर्भ में मैं एक बात आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम कर रही है, या फिर कह लूँ अगर स्ट्रक्चर, तो मैं फिर से आज बताने की कोशिश करूँगा ही। देखिए, इसी स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, न्यायपालिका की संरचना की। तो आपको कल समझा ही रहा था कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर है या पिरामिडीय स्ट्रक्चर है, जिसमें से सबसे ऊपर जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरे नंबर पे आता है उच्च न्यायालय, और तीसरे नंबर पे है जिला न्यायालय, और अंतिम है अधीनस्थ न्यायालय। यहीं पे आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जिस तरह से इस तरह अगर आप ऊपर चलते चले जाओगे तो क्या होता है कि कोई भी केस जो भी आता है सबसे पहले कहाँ आएगा, सबसे पहला केस आता है अधीनस्थ न्यायालय, फिर जाता है वो जिला न्यायालय, फिर जाता है उच्च न्यायालय, फिर जाता है सर्वोच्च न्यायालय, और फाइनली सर्वोच्च न्यायालय अंतिम फैसला देता है, और वो सबको सर्वमान्य होता है। और अगर फिर भी किसी को संतुष्टि नहीं है तो उनके पास अधिकार होता है कि वो राष्ट्रपति से गुहार लगा सकता है, राष्ट्रपति से अपना बात रख सकता है, क्षमादान की बात कर सकते हैं। ये भी मैं आपको पढ़ाया हूँ राष्ट्रपति वाले चैप्टर में, विधायिका 4था चैप्टर, 5वां चैप्टर में। अगली बात मैं बात करता हूँ संरचना के लिए। सुप्रीम कोर्ट कल मैं बहुत डिटेल से पढ़ाया था। अब आज बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय। अब देखिए, उच्च न्यायालय में क्या आपको पढ़ना है, राज्यों में स्थापित किया गया है ये उच्च न्यायालय। अब देखिए, टोटल आपके सामने वर्तमान में कितने राज्य हैं दोस्त, 28 राज्य, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। ये आपको याद होना चाहिए, स्टेट और ये यूनियन टेरिटरी। अगर आप मेरे साथ क्लास कर रहे हो तो मैं आपसे एक बात बताऊंगा, क्योंकि बहुत जल्दी शायद इंडियन ज्योग्राफी पे शिफ्ट होने वाला हूँ। तब तक जो भी लोग मुझसे नए जुड़े हो, मैं उनको एक बात बताऊं, सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है मैप। और अगर आपका मैप पे कमांड नहीं है तो आप ज्योग्राफी फील नहीं कर पाएंगे। पढ़ तो लेंगे, समझ भी लेंगे, लेकिन स्टोर नहीं कर पाएंगे, इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। अगर लंबे समय तक रखना है तो बाकायदा आपको मैप के थ्रू जाना ही होगा। इस वजह से एटलीस्ट भारत की सारे राज्य कैसे कहाँ पे हैं उसको दिमाग में रख लीजिए। इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले शायद मेरा पहला लेक्चर होगा भारत और भारत की अवस्थिति। उसी चैप्टर में मैं आपको पूरा कवर कराऊंगा कि कैसे रखने की बात कर रहा हूँ, किस तरह आप अरेंज करोगे। फिलहाल 28 राज्यों के साथ साथ 8 यूनियन टेरिटरी में होना चाहिए हाई कोर्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। कितने जगह है अभी टोटल, 25। पहले 24 था, एक बढ़ गया, और जो बढ़ा है वो अमरावती में आंध्र प्रदेश का एक नया हाई कोर्ट बना है, क्योंकि तेलंगाना अलग हुआ। ये बात कल मैं आपको बताया था। तो आपको ये पूछा जाएगा कि 25वां कौन सा बना है, 25th हाई कोर्ट कौन सा, नाम अमरावती। अगली बात समझिए, ये निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। जैसे अभी आपको मैं बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे अगर आप मामला लेके जाओगे, आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो, कहाँ पे, हाई कोर्ट में। वहाँ भी अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये बीच की पढ़ रहे हैं हाई कोर्ट। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर निचली अदालत से आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हो पूरी तरह से, तो आप उसके ऊपर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। अपील का मतलब, जैसे आप आउट के लिए अगर क्रिकेट खेलते हो बोलते हो ना, आउट दे, किससे अपील करते हो, अंपायर से। तो इसी तरह से आप यहाँ पे अपील करेंगे, शायद बात बन जाए आपका हाई कोर्ट में। अगली बात, मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु रिट जारी करता है। आपको बताया था रिट 5 प्रकार का होता है, और रिट सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है। तो मैं आपको बताता चलूं कि रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 से, ये आपको दिमाग में रखना है। और रिट जारी करता है
हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 से दोनों रिट जारी करते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए रिट 5 प्रकार का होता है और इसमें मैं अभी फिर से बताऊं, रिट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से जारी करेगा, रिट हाई कोर्ट भी जारी करेगा, लेकिन उसके लिए आर्टिकल 226 है। अगली बात समझिए, अगर आप अपने स्टेट के कोई भी एग्जाम को अटेंड कर रहे हो तो आपको वहाँ के हाई कोर्ट के बारे में कहाँ है हेडक्वार्टर, कब से बना हुआ है, कौन उसका मुख्य न्यायाधीश है, कोई अन्य करंट अफेयर्स अगर अपडेट हुआ है तो जरूर करके जाइएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेट के लेवल पे आपके हाई कोर्ट जो भी होगा उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय। जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करता है, आपराधिक मामलों पर फैसला देता है। देखिए, अगर जिला के स्तर पे कोई भी मुकदमा आया तो सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही अपील करते हैं या वहाँ पे दायर करते हैं अपना केस। उसके बाद वहाँ का जो भी फैसला आता है उसके अनुसार आप क्या करते हो, उस केस को आगे फॉरवर्ड करते हो हाई कोर्ट के स्तर पे। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो केस वहीं समाप्त हो जाएगा, सेटिस्फाइड नहीं है तो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक, आपराधिक मामलों पर फैसला देता है ये। ठीक, दूसरे आपराधिक मामले एक होता है दीवानी मामले, दोनों को यही समझा देता हूँ। आपराधिक मामले का मतलब हुआ लड़ाई झगड़ा ये सब से संबंधित, ठीक है, खून खराबा टाइप जो बोलते हैं। और दीवानी मामला हुआ, बिल्कुल सही शब्द है, दीवानी जैसे समझते हैं ना, प्यार मोहब्बत ये सारी जो जमीन जायदाद का मामला होता है ये सब होता है दीवानी मामले। अधीनस्थ न्यायालय निचली अदालत की अपील की भी सुनवाई करता है। अब देखिए, अधीनस्थ न्यायालय निचली अदालत की अपील की भी, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो भी निचली अदालत रहेगा उसकी अपील की सुनवाई कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी नीचे कौन है, अधीनस्थ न्यायालय है। क्लियर है मामला। अब देखिए अधीनस्थ न्यायालय जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, अधीनस्थ न्यायालय फौजदारी और दीवानी मामलों के सभी मुकदमों पर विचार या सुनवाई करता है। इसके बाद आप देखेंगे न्यायाधीशों की संख्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यायाधीशों की संख्या भी बार बार चर्चा में आ रहा होता है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने लोग थे, न्यायाधीश थे 31। कल मैं आपको बताया भी था कि 31 में से एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसके अलावा 30 लोग थे। किंतु वर्तमान में देखे होंगे कि 3 सदस्य बढ़ गए, मतलब 3 न्यायाधीश बढ़ाया गया। तो अब कितने हो गए दोस्त, 34। लेकिन कैसे याद रखोगे, 1 + 33। क्यों मेरे दोस्त, एक कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। तो ये कौन है, बोबड़े साहब, कल बताया था शरद अरविंद बोबड़े, तो याद भी रखना है आपको। अब देखिए दूसरी बात, जो हाई कोर्ट के स्तर पे होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्तर पे होता है, यहाँ पे संख्या अलग अलग हाई कोर्ट में अलग अलग है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर वहाँ पे जजों की नियुक्ति की गई है। समझ पा रहे हैं बात, क्यों जनसंख्या के आधार पे, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा झगड़े होंगे, ज़्यादा मामला न्यायालय में आएगा तो ज़्यादा जज चाहिए ना भाई, इसलिए ऐसा है। अधीनस्थ न्यायालय ये तो छोटे स्तर पे होते हैं, तो अपने अनुसार वो भी ट्रीट कर लेते हैं लोग। ठीक, अब देखिए न्यायिक सक्रियता, जुडिशियरी एक्टिविज्म, ये क्या होता है, काफ़ी चर्चित है ये भी शब्द, तो आपको समझना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है और मेंस में कई बार आप देखे होंगे मेंस का ये हिस्सा बना है। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि न्यायिक सक्रियता है क्या, उसके पहले अगर आप समझ जाएंगे ये लाया ही क्यों गया था, अपने आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। इसी में दोनों आंसर छिपा हुआ है। क्यों, देखिए पहले क्या होता था, कोई भी पीड़ित होता था तो वो ही अपना केस को लेके जा सकता है हाई कोर्ट, कोई और नहीं ले जा सकता। तो ऐसे में क्या होता था कि जो भी गांव के स्तर पे हैं, जो देखेंगे आप रूरल एरिया में जनरली रहते हैं, उन्हें उतना पता नहीं होता कि उन्हें कैसे न्याय मिलेगा, वो कैसे अदालत तक पहुंच सके। ऐसे में वैसे लोगों का शोषण बहुत ज़्यादा होता था। तब अब क्या होता है कि आपका कोई भी जान पहचान का हो, कोई व्यक्ति हो, तो आपका आपसे संबंधित जो भी मुकदमा चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, तो उसके ऊपर क्या करेगा, एक्शन ले सकता है। वो लेटर लिख के या अखबारों में छपवा कर प्रतियाँ उसके मतलब अदालत के दरवाजे तक लेकर जा सकता है। और ये एक कहूँ मैं कि न्यायालय में एक बड़ी क्रांति है, लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत किया ये चीज़। क्योंकि लोकतंत्र में मैं कहता हूँ कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, इसका मतलब जाहिर सी बात है शक्तियाँ जनता के पास है, किंतु जनता अशिक्षा के अभाव में उस चीज़ को समझ नहीं पाती। इसी कड़ी में मैं अपना प्रयास जारी रखा हूँ कि मैं हर लोगों को, हर घर तक, हर व्यक्ति तक जितना मेरे पास ज्ञान है निस्वार्थ भाव से आपको अर्पित कर सकूँ, यही मेरी इच्छा है, दिली इच्छा है। समझ रहे हैं। तो देखिए क्या बात कर रहा हूँ, पहले केवल पीड़ित व्यक्ति ही न्यायालय जा सकते थे, कोई अन्य व्यक्ति उसकी मदद नहीं करते थे, नहीं कर सकता था। एक्चुअली करना चाहते भी होंगे तो ऐसा प्रावधान नहीं था, इसीलिए मैं थोड़ा साइड सिंबल यहाँ बनाया हूँ। किंतु अब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए न्यायालय जाकर न्याय की मांग कर सकता है।
समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये कितनी बड़ी क्रांति आप समझ सकते हैं। इसी को दूसरी बात क्या बोलते हैं? जनहित याचिका भी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद इससे न्यायालय में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। क्यों क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ दोस्त? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कम सजा मिलना चाहिए, किंतु उनके अपने जान पहचान वाले या उनके कोई पढ़े लिखे जानकार नहीं थे, इस वजह से उन्हें 4 साल की सजा के बजाय 6 साल वो जेल में बंद रहे या कैद रहे। कितनी बुरी बात है। किसी की 2 दिन नहीं कटती, किसी को इतने टाइम तक रखोगे, बहुत मुश्किल चीज़ है। इसीलिए ये बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन है और बहुत सम्माननीय चीज़ है। किंतु इसका इम्पैक्ट क्या हुआ वो बताऊंगा थोड़ी देर में। अब देखिए इससे क्या हुआ? न्यायालय का दायरा बढ़ गया। इसका मतलब न्यायालय ज़्यादातर लोगों तक आसानी से पहुंचने लगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले भारत के सभी न्यायालय के लिए मान्य है, चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट खुद हो उस समय के लिए जब वो अपना डिसीजन दे रहे हैं, या हाई कोर्ट हो, या जिला न्यायालय हो, या अधीनस्थ न्यायालय हो। किंतु सुप्रीम कोर्ट खुद के फैसले को बदल सकता है, खुद के फैसले को मानने पर बाध्य नहीं है, किंतु सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अन्य अदालत मानने के लिए बाध्य है। जैसे मान लीजिए मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, मैंने कोई फैसला लिया और वो फैसला मैंने दिया, तो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय आंख बंद करके एक्सेप्ट करेंगे। किंतु सुप्रीम कोर्ट को हो सकता है लगे कि यार मैंने जो जजमेंट दिया वो सही नहीं है, तो उस पर पुनर्विचार कर सकता है और उसको फिर से अच्छा कानून व्यवस्था ला सकता है। उसी को बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। अब एक बात समझिए आप, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अन्य सभी न्यायालय मानने पर बाध्य हैं, किंतु सुप्रीम कोर्ट अपने स्वयं के निर्णय को मानने पर बाध्य नहीं है। समझ पाए आप क्यों? सुप्रीम कोर्ट कभी भी अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। आर्टिकल नंबर 137, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ये याद रखना होगा। 137। अब देखिए पुनर्विचार कर सकता है, इसीलिए तो बाध्यकारी नहीं है ना भाई। अगली बात क्या बोल रहा हूँ, भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन क्या है? जनहित याचिका। जनहित याचिका का मतलब है, आपको बताया अभी पेपर में कटिंग में, मतलब उसका पेपर में आप ऐड दिलवा दो कि इसे ज़रूरत से ज़्यादा ही सजा मिल चुका है और ये इन्हें अब तक आ जाना चाहिए बाहर, किंतु नहीं आ सके। अगर ये न्यायालय के कानों तक जाता है तो बिल्कुल न्यायालय उस व्यक्ति की मदद करेगा। अगली बात है पोस्ट कार्ड, मतलब कार्ड के माध्यम से भी पहुंचा सकते हो। दोनों जो बात मैं कह रहा हूँ ये लिखा हुआ है। न्यायिक सक्रियता के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर न्यायालय अब विचार करने लगा। साथ साथ अखबार हो, न्यूज़पेपर, डाक, मतलब जो पोस्ट के से प्राप्त शिकायतों पर भी विचार करने लगा। इसलिए इसको मैं क्या कह रहा हूँ, एक बड़ी क्रांति कह रहा हूँ और एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, पहली जनहित याचिका जो आया था हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार सरकार। हुआ क्या इनके साथ, हुसैन आरा खातून के साथ, इनको जितनी सज़ा मिलनी चाहिए उससे कई साल ज़्यादा सज़ा मिल गया। देख रहे हैं, सज़ा से कई, मतलब सज़ा से अत्यधिक समय जितना प्रावधान किया गया था उससे इनको ज़्यादा सज़ा मिल गया और इनको मतलब बंदी बनाया गया या जेल में रखा गया, एक ही बात है। तो ये तो गलत हो गया ना इनके साथ। क्या आप किसी भी व्यक्ति का समय लौटा सकते हो? नहीं लौटा सकते। इसलिए समय की बहुत कीमत है दोस्त। और इस तरह से अगर किसी को, ठीक है गलतियां होती है, लोग करते हैं, लेकिन सजा सुधारने के लिए दी जाती है ना। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए न्यायिक सक्रियता बहुत, मैं बहुत सराहनीय कदम अपने अनुसार मानता हूं और शायद आप लोग को भी जरूर सराहनीय लगता होगा। तो क्वेश्चन में जब भी आए अपना व्यू जरूर लिखें इस पे। अगली बात देखिए कि जुडिशियरी एक्टिविज्म जो 1979 से चला आ रहा है, कुछ इसका पॉजिटिव पक्ष, कुछ इसका निगेटिव पक्ष। पॉजिटिव ही पॉजिटिव है मेरे अनुसार। अब देखिए, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया। कैसे? साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में भी प्रयोग हो रहा है। साउथ ईस्ट एशिया का मतलब आपको बताया था, जो आसियान कंट्रीज हैं बेसिकली, जैसे आप देखेंगे ताइवान, सिंगापुर, फिलीपींस, उसके बाद इस साइड में आएंगे तो मलेशिया मिलेगा, इंडोनेशिया मिलेगा, ये सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। और अफ्रीका में भी देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिनमें अभी डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा आगे लेकर चल रहे हैं न्यायिक सक्रियता को। अच्छी पहल है, एक्सेप्ट करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे। अगली बात, इस न्यायिक सक्रियता से लोकतंत्र को मजबूती मिली क्योंकि चुनावी प्रणाली को भी स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया। आपको चुनाव आयोग जब पढ़ाया था तो मैं आपको बताया था कि चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है अपने कामों को लेके कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सके। वहीं आपको बताना चाहूँगा कि सभी प्रत्याशी को अब अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा, आय का पूरा ब्यौरा कि कितना पैसा है, कितना पैसा का आपका इनकम है, साथ साथ आपकी कितनी शैक्षणिक योग्यता है, आप कितना पढ़े लिखे हो, ये चुनाव आयोग को देना पड़ता है। तभी स्क्रूटिनी के बाद आप देखे होंगे कि उनको उनका चुनाव चिन्ह वगैरह अलाउड किया जाता है। क्लियर? अब देखिए, अगर ये सब दे दिया जाएगा तो आप अपने सच्ची उम्मीदवारों को, सही उम्मीदवारों को पहचान पाएंगे और चुन पाएंगे। क्लियर है ये बात? लास्ट, न्यायपालिका और संसद।
इसके पहले एक और बात, निगेटिव पॉइंट बताना भूल गया। ठीक है, तो इसके बाद देखिए यहाँ निगेटिव क्या होगा, न्यायालय की कार्य बढ़ गया। अभी तक आपको पता होगा कि न्यायपालिका का थोड़ा काम सीमित था, हालांकि न्यायालय तक किसी भी चीज को पहुंचाने का काम कार्यपालिका का होना चाहिए, लेकिन अब न्यायपालिका का ही कर्तव्य बढ़ गया। इसका मतलब उनका कार्य बढ़ गया। दूसरी बात, सरकार के तीनों अंगों के मध्य कार्यों का अंतर धुंधला सा गया। ये शब्द पे लग रहा होगा कि ऐसा क्या है, तो धुंधला जाना, इसका क्या मतलब हुआ कि शैडो बन जाना, या कहो कि पता नहीं चलना कि किसका काम कौन सा है। ठीक है, इस तरह से धुंधला जाना। अगली बात बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अन्य कार्यों में उलझ गया जो कार्य सामान्यतः कार्यपालिका का है। इसका मतलब जो काम कार्यपालिका का था उसमें धीरे धीरे क्या हुआ, मामला उलझता चला गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट अन्य कार्यों में उलझ गया, जो काम सामान्यतः कार्यपालिका था अब किसके पास चला गया, न्यायपालिका के। इसीलिए दो चीज देखने को मिलेगा आपको, न्यायपालिका और संसद, यहाँ पे भिड़ंत हो जाता है। क्योंकि संसद का अगर 3 अंग पता होगा तो आपको बताया था, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो लोकसभा कहीं ना कहीं कार्यपालिका का पार्ट है। अब आप समझिए, न्यायपालिका और संसद जो पहले न्यायालय के दायरे में नहीं था, अब वो भी शामिल कर दिया गया, राष्ट्रपति, राज्यपाल की शक्तियां, ये सारी चीजें। दूसरी बात, संविधान निर्माण और संविधान संशोधन, ये सारे प्रक्रिया पे न्यायपालिका पूरी तरह से अपनी निगाह टिकाए रहता है। ठीक है, दोनों पर न्यायपालिका नजर रखता है, ताकि कभी भी कुछ जनता के हित से बाहर न जाए। जैसे न्यायपालिका कार्यपालिका के ऊपर भी अंकुश लगाता है और न्यायपालिका विधायिका के ऊपर भी अंकुश लगाता है। तभी तीनों में अगर सामंजस्य रहेगा तो ही किसी भी राष्ट्र की, किसी भी मुल्क की सबसे अच्छी कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा और गुड गवर्नेंस और सुशासन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगली बात पढ़ेंगे न्यायपालिका और संसद में विवाद। अब आप देखिए, न्यायपालिका और संसद के बीच विवाद की मैं बात कर रहा था, तो जनरली क्या हुआ, 1967 से 73 के बीच में विवाद बढ़ने लग गया। आप लोगों को लगेगा कि आखिर ये ऐसा समय क्या है जिसके कारण विवाद बढ़ रहा था। देखिए, भारत में आपको पता है 1950 से संविधान लागू हुआ, उसके बाद 1951 में पहली बार चुनाव हुआ, लेकिन सही तरीके से नहीं हुआ। तो फाइनली 1952 से माना जाता है कि हमारा चुनाव प्रक्रिया सही तरीके से चल रहा है। तो 52 से लेकर देखेंगे 1957 तक पहला चुनाव चला, मतलब पहला आम चुनाव इसको कह सकते हो। दूसरा आप देखेंगे 1957 से 62 और तीसरा देखेंगे 62 से 67। इस 5 साल के बीच में हमारे 2 पीएम का निधन हो गया था, एक 1964 और एक 1966। आपको पता होगा यहाँ पे जवाहर नेहरू जी और दूसरा इधर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी। उसके बाद 67 में आती है इंदिरा गांधी। यहाँ पे 67 से इसीलिए विवाद ज़्यादा शुरू होने लग गया। साथ साथ देखेंगे इधर, इसके बाद थोड़े ही समय बाद गठबंधन की सरकार बनने लग गई। जब गठबंधन की सरकार बनने लग गई, तब न्यायपालिका और संसद के बीच विवाद होने लगा। खासतौर पर उसके पहले भी अगर कहूँ तो इंदिरा गांधी के टाइम से, जब आप पॉलिटी पढ़ोगे 12th वाला, पहला जो इंडियन पॉलिटी आज़ादी के बाद भारत, तो उसमें बहुत डिटेल से ये सारी चीज़ों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। फिलहाल अब देखिए, कुछ जो सुधार हो रहे थे, जैसे भूमि सुधार हुआ, इतनी मामलों पे बहुत ज़्यादा न्यायपालिका और संसद एक दूसरे के आमने सामने होते थे। कई बार भूमि सुधार के मामले पे निवारक नज़रबंदी, आप देखिए निवारक नज़रबंदी क्या होता क्या है, शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाना, और इसका नाजायज़ फ़ायदा उस समय उठाया गया। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 महीने तक आप निवारक नज़रबंदी करके रख सकते हो। जॉब्स में जो आरक्षण दिया गया, आपको याद होगा, इसको कौन सी कमेटी थी, मंडल आयोग। तो मंडल आयोग में देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा इसमें भी चर्चा चलने लगा। यहाँ भी संसद और न्यायपालिका के बीच में इशू होने लग गई थी। साथ साथ सार्वजनिक हित के लिए निजी संपत्ति अधिग्रहण संबंधी कानून आया, उस पर भी न्यायपालिका और संसद भिड़ने लगे। तो यही कुछ विवाद हैं, और वर्तमान में भी आप देखते होंगे कई बार होता रहता है ये छोटी छोटी बातें। अगली बात समझिए, संसद वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का विवाद, सबसे जो बेहतरीन वाला विवाद देखने को मिलेगा और काम का चीज जो है इसमें, वह केशवानंद भारतीवाद। ये आप देखे होंगे 1973 का मामला है। इसमें क्या हुआ, पहले माना गया कि नहीं, संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता और संविधान के किसी भी खंड में नहीं किया जा सकता। फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में निर्णय दिया कि नहीं, संविधान में संशोधन किया जा सकता है, किंतु संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसकी जो मेन थीम है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर संशोधन किया जा रहा है, वो जनहित में है, जनता के हित में है, तो सम्माननीय है और वो सराहनीय है, वो स्वीकार्य है। 3 बात बोल रहा हूँ, इसका मतलब उस पर बल दे रहा हूँ, समझिएगा इन बातों को। इसी कड़ी में आप देखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, और इसी में प्रस्तावना में भी, प्रियम्बल में भी
प्रस्तावना में भी संशोधन कर दिया गया और आपको बताया कि 3 शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। अब देखिए, संविधान की व्याख्या न्यायालय करती है। बिल्कुल, न्यायालय के पास अधिकार है कि वो संविधान का व्याख्या कर सके। न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में कभी भी चर्चा नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। ऐसे में क्या होगा, आपका न्यायपालिका कमजोर होगा। न्यायपालिका की शक्ति को बढ़ाने के लिए या बढ़ावा देने के लिए ही न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाया गया है। लास्ट बात इस चैप्टर का, न्यायपालिका और अधिकार, अर्थात न्यायपालिका को क्या अधिकार दिया गया है। मैं 4 अधिकारों की बात करूंगा। पहला, व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा का दायित्व न्यायालय का है। आपको पता होगा, फंडामेंटल राइट, व्यक्तियों की अधिकारों की रक्षा के लिए आपको पता है सुप्रीम कोर्ट 32, हाई कोर्ट 226, बता चुका हूँ। रिट 5 प्रकार का होता है, सारी बातें। अगली बात जो है न्यायिक पुनरावलोकन, आर्टिकल 137, ये भी आपको आज ही बताया हूँ। तो क्या करना है, न्यायिक पुनरावलोकन में आपको जानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का लगता है कि कोई ऐसा कानून बना हुआ है देश में जो जनहित में नहीं है, उसमें हम संशोधन कर सकते हैं। तो इसीलिए बोलता है कि कभी भी कि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है यदि संविधान के खिलाफ हो वो कानून तब। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च शक्ति क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन बोल सकते हो आप। ठीक है, कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च शक्ति क्या होती है, न्यायिक पुनरावलोकन। लास्ट, न्यायालय ने जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता के अनेक मामलों पर विचार किया। जब जनहित याचिका देश में बनी तो अलग अलग मुद्दे आए न्यायालय के सामने और बखूबी न्यायालय उन सभी मुद्दों पर एक एक करके बात किया। जैसे मानव तस्करी, आप देखते होंगे मानव का बहुत ज़्यादा तस्करी होता है, एक जगह से दूसरे जगह बेचना, भेजना, ये सारी चीज़ें गलत तरीके से। दूसरी बात, बंधुआ मजदूरी, वैसे लोग जो जिन्हें एक तरह से दास बना लिया जाता है, बांध लिया जाता है, तो बंधुआ मजदूरी की समस्या पे बात किए। फिर भी वर्तमान भारत में भी ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। बाल श्रम, जो बच्चे 14 वर्ष के होते हैं उनसे कम उम्र, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना भी गलत है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है। यौन शोषण, इधर महिलाओं की बात हो या बच्चों में, दोनों में यौन शोषण की समस्याएं हैं और इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया। इसी तरह से कैदियों की आंखें फोड़ दी जाती थी, वहाँ उस बात के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हस्तक्षेप किया है। अब देखेंगे, इस तरह से ये पूरी चैप्टर में समाप्त किया हूँ। और अगर फिर भी कोई इशू आप लोग को लगता है, कोई भी समस्याएं आती है तो जाइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जो भी समस्याएं होगा आपका, मैं और मेरी टीम पूरी सक्षम है कि आपका समाधान हम कर सकेंगे। साथ साथ अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा प्लीज़ अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करें, हमें अधिकतम लोगों तक पहुँचने दें। आप इस बात के लिए इस भाग में आप सहयोगी बने, इतनी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। धन्यवाद।